नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पे। पहला एस्पेक्ट है क्या क्या मेजर प्रॉब्लम है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। तो सॉफ्टवेयर क्राइसिस या मेजर प्रॉब्लम्स कैसे इस टॉपिक को स्टडी किया जाता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। यू कैन एक्सपेक्ट अ डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम हियर। एंड सेकंड वन इज सॉफ्टवेयर प्रोसेस। तो जो एक पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है ना, फिजिबिलिटी स्टडी से लेके इम्प्लीमेंटेशन तक। तो लाइफ साइकिल तो आगे जाके हम स्टडी करेंगे, बट स्टेप बाय स्टेप एक बार जेनेरिक स्टेजेस हम पढ़ लेंगे कि यार हाँ, लगभग लगभग ये स्टेजेस हैं। अब बाकी कौन सा डेवलपमेंट मॉडल, कौन सा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल उसको कैसे स्टडी करेगा, वो आने वाले वीडियोस में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ मेजर प्रॉब्लम्स इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। क्या क्या मेजर प्रॉब्लम्स है इससे पहले बात करूं, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, बेल आइकन ठोक दीजिए, बिकॉज आप भूल जाएंगे। और हम यहाँ पर शानदार से शानदार कंटेंट रेगुलर बेसिस पे अपलोड करते रहेंगे। तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, वो है इनएडुकेट रिक्वायरमेंट। देखिए, जब तक ये ना पता हो कि बनाना क्या है तो बना कैसे सकते और अच्छा कैसे बन सकता है। अब आपको लगेगा ये क्या बड़ी बात है, जाओगे क्लाइंट बैठा है सामने से, पूछ लो भाई क्या क्या बनाना है, बना देंगे। दो तीन प्रॉब्लम्स है। पहला प्रॉब्लम एम्बिगियस एंड इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट। और ये एक मेजर प्रॉब्लम है जिस बात को आप समझोगे। क्लाइंट की डेफिनेशन अलग है, क्लाइंट के बात करने का तरीका अलग है, उसकी बैकग्राउंड अलग है। तो वो जो बात बोलता है वो क्या बोल रहा है और हम क्या समझ रहे हैं, क्योंकि दोनों का फील्ड ऑफ स्टडी अलग है। मान लीजिए हम किसी डॉक्टर के लिए कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, है ना, मेडिकल साइंस के लिए एमआरआई या इस तरह की मशीन के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, हमें नहीं पता क्या क्या टेक्निकलिटी है। तो वो जो हमें समझाएंगे, हमें वो बात कितनी समझ आएगी, प्रॉब्लम है। पूरी बात बता पाएंगे कि नहीं, ये भी प्रॉब्लम है। देन लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन स्टेक होल्डर्स। अगेन, जैसा एक तो मैं आपको बता रहा हूँ टेक्निकल टर्मिनोलॉजी अलग अलग है, दूसरा स्टेक होल्डर है कौन। अब सोचिए, अगर मान लीजिए कोई मेडिकल इक्विपमेंट के लिए मशीन बनानी है, तो हम डॉक्टर से बात करेंगे, हम उस लैब टेक्नीशियन से बात करेंगे जो उसको यूज करेगा, या हम उस हॉस्पिटल मैनेजमेंट से बात करेंगे जो हमें पैसे देने वाला होगा। तो कभी कभी सही स्टेक होल्डर से सही टाइम पे बात ना कर पाना भी एक प्रॉब्लम होता है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग ही अपने आप में एक इशू है। नेक्स्ट इज पुअर मैनेजमेंट। वो हमारी गलती है कि प्रॉपर तरह से मैनेज नहीं कर पाते। क्या क्या, फॉर एग्जांपल प्लानिंग करना, मॉनिटरिंग करना, कंट्रोल करना। तो आगे जाके बात करेंगे। टाइम और कॉस्ट का सही एस्टिमेशन लगा पाना किसी प्रोजेक्ट में, ये अपने आप में बहुत मुश्किल बात है। सोचने में आसान लगता है बट ये इतना आसान है नहीं। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम हमें आती है। देन रिस्क असेसमेंट कर पाना स्टार्टिंग में। स्पाइरल मॉडल हम पढ़ेंगे जो तो रिस्क को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। तो सही रिस्क असेसमेंट कर पाना हर बार हर किसी के लिए बहुत अच्छे से पॉसिबल नहीं होता, तो इस पे क्लैरिटी होनी चाहिए। देन एक और बड़ी प्रॉब्लम है, ये भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंडर में ही आएगा, मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। वाटरफॉल है, स्पाइरल है, प्रोटोटाइप है, रेड है, इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल्स हैं। अभी ऐसे ही समझ लीजिए, कोई नया प्रोजेक्ट बनाना है, मैं कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करूं, मैं कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करूं, बताओ ये अपने आप में प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो कोई बोल सकता है पाइथन अच्छा, कोई बोलेगा नहीं इसमें जावा ही काम करेगा, कोई बोलेगा यार सी हैश यूज करो, सी प्लस प्लस यूज करो, कोई बोलेगा सिर्फ सी यूज करो। तो वो सही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल ना ढूंढ पाना भी एक प्रॉब्लम है। सिलेक्शन ऑफ रॉन्ग टेक्नोलॉजी एंड टूल, काइंड ऑफ सेम आइडिया है। अगर आप गलत प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या गलत टेक्निकल जो टूल है वो यूज कर लेंगे तो भी प्रॉब्लम आएगा। इनसफिशिएंट टाइम एंड बजट, अब ये तो एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। आमतौर पे जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, कस्टमर को इस बात के लिए कन्विंस करना कि सॉफ्टवेयर बनाने में भी उतनी ही मेहनत होती है और इसमें पैसा लगता है, पहली बात तो बिल्कुल भी आसान बात नहीं है। आप कन्विंस कर भी लेंगे तो आमतौर पे बजट्स बहुत टाइट होते हैं, टाइम के डिमांड शेड्यूल्स इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं कि बड़ा अनरियलिस्टिक से डिमांड होती है कि बहुत कम टाइम में बहुत कम पैसे में मानो सब कुछ चाहिए और सुपर क्वालिटी चाहिए। तो ये भी अपने आप में एक प्रॉब्लम है, क्योंकि डेडलाइंस है, रिसोर्सेज नहीं होते। हाँ, कैसे उसको मैनेज करें, तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि क्यों हम अच्छा क्वालिटी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट, अब कहीं ना कहीं गलती अपनी भी माननी पड़ेगी, लैक ऑफ स्किल्ड पर्सनल्स। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं टीम के अंदर, वो प्रॉपर एक्सपीरियंस है कि नहीं, उस टेक्नोलॉजी पर उन्होंने अच्छे से काम किया है कि नहीं। कभी कभी नए स्टार्टअप्स होते हैं, नई कंपनीज होती है, कल फ्रेशर ने ज्वाइन किया, अगले दिन ही प्रोजेक्ट पर लगा देते हैं। अब इसको एबीसीडी भी नहीं पता, तो कोई लिटरेचर सर्वे नहीं करने दिया, आपने कोई ट्रेनिंग नहीं की, आप उसे कुछ हेल्प नहीं कर रहे, बस सीधे काम पे लगाया। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस क्वालिटी का सॉफ्टवेयर बाहर आएगा। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है कि जो एक्सपर्टीज है टीम की वो इतनी अच्छी नहीं है, और अगेन जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा नहीं है। तो ऑब्वियसली हाउ कैन वी एक्सपेक्ट ए क्वालिटी सॉफ्टवेयर फ्रॉम हियर। एंड लास्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉट लास्ट, सेकंड लास्ट,
रेजिस्टेंस टू चेंज। अब होता ये है, कंपनी के अंदर एक टेक्नोलॉजी मान लीजिए हम यूज कर रहे हैं, उसकी टीम बिल्ड हो चुकी है, जो टीम के अंदर लोग हैं उस टेक्नोलॉजी पे एक्सपर्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट समय के साथ सीएसआईटी के अंदर प्रॉब्लम ये है, टेक्नोलॉजी बहुत स्पीड से चेंज हो रही होती है। अब हो सकता है जो काम हम करने चाह रहे हैं उसके लिए एक बेटर टेक्नोलॉजी, एक बेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक बेटर मॉडल हमारे पास हो, बट अभी भी हम पुराने वाले पे लटके हुए क्योंकि वी आर कंफर्टेबल विद दिस। तो ये एक प्रॉब्लम है। डिफिकल्टी टू अडेप्ट न्यू टेक्नोलॉजीज एंड प्रोसेसेस, कंपनी पुराने ऑर्थोडॉक्स तरीके से ही काम कर रही है। रेजिस्टेंस टू मॉडिफाई एस्टेब्लिश प्रैक्टिस एंड माइंडसेट्स, तो क्या क्या नया चल रहा है मार्केट में, अपने आप को अपडेट रखना, नॉट ओनली पर्सनल लेवल पे, डेवलपर लेवल पे, बट कंपनी लेवल पर भी, ये भी एक बहुत जरूरी है। और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो हम करते रहें। देन रॉन्ग मोटिवेशन टेक्निक्स बाय कंपनी, मैं इसका एक पॉइंट आपको समझाता हूँ। आइडिया क्या है, बहुत सारी कंपनीज ना आम तौर पे क्लाइंट को खुश करना चाहते हो। क्लाइंट को खुश करने का क्या तरीका हो सकता है कि मान लीजिए हम सीएमएम लेवल 5 अचीव कर ले, मतलब मार्केट में ना पॉपुलर होने के और क्या क्या तरीके हो सकते हैं। हम किसी प्रोजेक्ट में ज्यादा लोग रखेंगे तो कस्टमर को लगेगा क्वालिटी डेवलपमेंट होगा। अपने एम्प्लॉयज को थोड़ा गलत तरह से मोटिवेट कर रहे होते हैं कि आप थोड़ा और ज्यादा काम करो। इस तरह की कुछ प्रैक्टिसेस हैं जिससे वो कंपनी चाहती तो है कि क्लाइंट सेटिस्फाई हो, बट अल्टीमेटली क्लाइंट सेटिस्फाई होगा कब, जब उसे क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा, जब उसे क्वालिटी सॉफ्टवेयर मिलेगा, और वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रहा होता। सो दैट इज द रीजन कि वहां पर भी एक प्रॉब्लम आती है। तो ये तो हुए हमारे मेजर प्रॉब्लम्स। अब बात है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है, ये जिसको हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस बोल सकते हैं, वो क्या क्या मैकेनिज्म है, क्या क्या स्टेप्स हैं जो किसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हम यूज करते हैं। तो ब्रीफ में आप मान के चलिए पूरा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रोसेस है ना, उसे ब्रीफ में समझेंगे। यस, आई विल गो वन बाय वन। अ सॉफ्टवेयर प्रोसेस, also known as software methodology, is a set of related activities that lead to the production of the software, and these activities may involve in development of software from scratch to modify an existing system। तो चाहे स्क्रैच से बनाना हो, चाहे कि सिस्टम को मॉडिफाई करना हो, यही वो सारी एक्टिविटीज हैं जिनका इस्तेमाल करके हम एक प्रॉपर टॉप क्वालिटी सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं। क्या क्या है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा आता है फिजिबिलिटी स्टडी। अब ये क्या कहानी है, देखिए, जब कोई क्लाइंट आता है हमारे पास, फॉर एग्जांपल मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज आता है कि सॉफ्टवेयर कंपनी के पास, कि हमारे पास जितनी भी पेट्रोकेमिकल फैक्ट्रीज हैं, रिफाइनरीज है, जो भी हमारा पूरा पेट्रोकेमिकल बिजनेस है, उसके लिए हमें एक पूरा सॉफ्टवेयर सिस्टम डेवलप करना, सब कुछ उसी से मैनेज करेंगे, एक सॉफ्टवेयर पे सब कुछ होना चाहिए। चाहे वो रॉ मटेरियल है, सप्लाई है, हमारे एम्प्लॉयज है, एवरीथिंग इज टू बी मैनेज फ्रॉम अ सिंगल सॉफ्टवेयर। अब मोटा मोटा आइडिया हमें समझ आ गया, ऐसा नहीं कि एकदम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप एक एक रिक्वायरमेंट पहले हम समझे। तो बजाय इसके कि क्लाइंट से डिटेल में बात करें, पहले ये भी समझ लेना चाहिए कि फिजिबल है भी कि नहीं है, क्या क्या पॉइंट है जो स्टडी किए जाते हैं। आपने एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन समझ ली, डिटेल नहीं, बट बेसिक बेसिक समझ आ गया क्लाइंट क्या चाहता है। सबसे पहले देखिए, क्या फाइनेंशियल और टेक्निकल फिजिबिलिटी है भी, जिस लेवल का प्रोजेक्ट कस्टमर चाह रहा है, क्या टेक्निकली हमें उतना समझ आता है, क्या उस टेक्नोलॉजी के साथ हम कंफर्टेबल है कि नहीं। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, कभी कभी सॉफ्टवेयर कंपनी बहुत बड़ी हो सकती है, इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो की आप बात करो, और क्लाइंट मान लीजिए कोई एक मोहल्ले की छोटी सी दुकान है, वो समझ नहीं पा रहा कि इसके लिए हम क्या बनाएंगे, क्या हमें बचेगा, क्या ये देगा। उल्टा भी हो सकता है कि क्लाइंट बहुत बड़ा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के जैसे है, टाटा के जैसे है, और जो डेवलपर कंपनी है वो बहुत छोटी है, तो वो समझ नहीं पा रहा यार ये छोटी सी 4 लोगों की टीम में स्टार्टअप है, ये प्रोजेक्ट बना भी पाएंगे कि नहीं। तो फिजिबिलिटी देख लेना चाहिए। देन कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो, ऐसा ना हो हमें समझ आ रहा है यार ये जो मोटा मोटा एस्टिमेशन बता रहे हैं कि जितने इनका बजट है उसमें तो बन ही नहीं सकता, तो इसमें आगे हम डिटेल में बात करें और 4 मीटिंग करें, उस बात की कोई मतलब है नहीं, तो वो चीज पहले से समझ लेना। देन चेकिंग अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोर्स, हो सकता है कि सब बढ़िया है, लेकिन होता है ना कभी कभी आप किसी बिजनेसमैन के पास जाते हैं, फॉर एग्जांपल लेट मी से आप किसी टेलर के पास है कि भैया मेरे को शर्ट बना के दो, जो शर्ट आपको चाहिए उसको बनानी भी आती है, प्राइस भी कंपैटिबल है, और वो मना कर रहा है कि अभी बहुत काम है और जो ऑर्डर्स ऑलरेडी मेरे पास है मैं वो कमिट कर चुका हूँ, तो पहले मैं दूंगा, तो अभी नहीं बना सकता। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हमारे पास उतना हार्डवेयर, उतने कंप्यूटर्स, उतने गैजेट्स हैं कि नहीं है। एंड देन ह्यूमन रिसोर्स, इतने लोग हमारे पास है कि नहीं कि हम उसे मैनेज कर पाए। एंड देन एक और इम्पॉर्टेंट बात है, हर बार ये मानना
कि अगर हम एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो बेटर काम करेगा, जरूरी नहीं है। ये भी एक बार सोच लेना चाहिए कि सॉफ्टवेयर बनाना जरूरी भी है, ये स्टिल कुछ अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हो सकते हैं, या एक नया सॉफ्टवेयर बनाना जरूरी है क्या, ये जो पुराना सॉल्यूशन आप चला रहे हैं उनसे भी काम चलाया जा सकता है। तो ये कुछ 4-5 स्टेप्स हैं एक तरीके से, जो बिग नो वाले एरियाज हैं उसे पहले इन्वेस्टिगेट कर लो ताकि बाद में प्रॉब्लम ना आए। अगर ये सारी चीजें समझ आ रही हैं कि यार हम बना भी सकते हैं, टेक्नोलॉजी भी मोटी मोटी हमारी समझ आ रही है, जो पैसा ये बोल रहे हैं उसमें भी कुछ प्रॉफिट हम कमा लेंगे, हर चीज सुटेबल है, कम से कम यहाँ पे नो बोलने का मतलब नहीं, एक बार देख लेते कि है क्या। तो हम जाएंगे अगले स्टेज पे, एंड दैट स्टेज इज नोन एज रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन। आगे तो मैं इसमें डिटेल में बात करूंगा, लेकिन इसको आप ऐसे समझिए, रिक्वायरमेंट एनालिसिस बड़ा क्रूशियल फेज है जहां पर हम कस्टमर से एग्जैक्टली समझ लेना चाहते हैं कि उसको क्या चाहिए। बाद में अगर कोई लड़ाई हुई, क्लाइंट बोलेगा नहीं हमने ये नहीं, हमने ये बोला था, हम बोलेंगे नहीं तुमने ये बोला था, हमको तो लग रहा था ऐसे बनाना है, इस तरह के क्लैशेस हो सकते हैं। वो क्लैशेस ना हो तो हम बहुत आराम से बैठ के, इसके बहुत सारे मेथड, आगे पूरा चैप्टर इसमें बात करेंगे कौन कौन सी टेक्निक्स है रिक्वायरमेंट एनालिसिस की। इंटरव्यू हो सकते हैं, डेल्फी टेक्निक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग है, बहुत सारे तरीके होते हैं। ये सब करने के बाद हम समझ लेते हैं कि यार क्या मोटा मोटा इसको चाहिए। और अगेन यहाँ पर हम किस चीज पे ध्यान देते हैं, क्या बनाना है कि कैसे बनाना है, अभी अपनी छोड़ देते हैं, पहले उसकी जान लो मन की, भाई तेरे को चाहिए क्या, तो क्या बनाना है, व्हाट इज टू बी डन इंस्टेड ऑफ हाउ इट इज टू बी डन। तो व्हाट इज टू बी डन पे ध्यान देंगे, वो क्या बनाना है कैसे बनाना है उसको लिखते हैं। फिर एक बड़ा सा डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसको बोलते हैं SRS। SRS स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ऐसा नहीं है कि कोई कानूनी भाषा में लिखा जाएगा, नेचुरल लैंग्वेज में लिखा जाता है ताकि एक आम आदमी उसे समझ सके और उसको पढ़ सके। बाद में अगर कोर्ट में जाना पड़े तो कोर्ट भी उसको समझ सके कि हाँ ये क्या डॉक्यूमेंट है, उसके लिए कोई टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं है। ये डॉक्यूमेंट बना लेंगे और बाद में ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा, है ना। क्लाइंट कोई भी प्रॉब्लम बोलते हैं, हम बोलते हैं देखो यार ये बनाना था, ये इसमें लिखा हुआ है। और ऑब्वियसली कोशिश ये करनी है कि ज्यादा से ज्यादा रिफाइंड सेट ऑफ रिक्वायरमेंट हमारे पास हो, बिकॉज जितनी ज्यादा क्लैरिटी हमें होगी ना कि क्या बनाना है, बाद में क्लैशेस होने के चांसेस सर उतने ही कम हो जाएंगे, है ना। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जब ये आप कर लेंगे, अगला फेज आ जाएगा डिजाइनिंग का। ऐसा नहीं कि सीधे जाकर कोड करना चालू कर दिया। अब एक डॉक्यूमेंट आपके पास है, मोटा मोटा हमें समझ आ रहा है कि क्या बनाना है, अब कैसे बनाना है, तो ये अपने आप में एक पूरा चैप्टर है, इसको आगे पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड डिजाइनिंग, है ना। तो डिजाइनिंग मतलब हम यहाँ पे स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, मॉड्यूलैरिटी फॉलो करते हैं, हम समझते हैं यार ये मोटा मोटा काम करना है तो सॉफ्टवेयर के अंदर कितने कंपोनेंट्स, कितने मॉड्यूल्स होंगे, उन सब का डिजाइन करना बाद में बात करेंगे, है ना। जीरो लेवल डिजाइन करना, इसको बाउंड्री डिजाइन करना, फिर अंदर जाना, यूनिट डिजाइन करना, वो सारे मॉड्यूल्स आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे। फैक्ट ये है, हम बोलते हैं डिजाइनिंग उस डिटेल में और उस लेवल पे होनी चाहिए, उसे बोलते भी डिटेल डिजाइन ही है, कि प्रोग्रामर के पास बाद में बहुत ज्यादा कुछ रहे ना। हमें लगता है कोडर मतलब जो खुद सोच रहा है, नहीं, सबसे ज्यादा पैसा इंडस्ट्री में मिलता है डिजाइनर्स को। वो एक्सपीरियंस लोग जिनको पता है कि पूरा आइडिया कैसे काम करेगा, वो डिजाइन कर रहे होते हैं। डॉक्यूमेंट बाद में बनता है जिसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर डिजाइन डिस्क्रिप्शन और SDD। ये क्या बताता है, व्हाट इज टू बी डन और हाउ इट इज टू बी डन। तो अब बात करते हैं हाउ इट इज टू बी डन की। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं कुछ काम करने के लिए हमें डेटा को सॉर्ट करने की जरूरत पड़ी तो हम एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ पे सॉर्टिंग का एल्गोरिथम भी आप मेंशन करेंगे। तो डिजाइन एक्चुअली यू मस्ट टेल ईच एंड एवरीथिंग टू द डिटेल, ताकि बाद में कोई एम्बिग्यूटी ना हो। तो ये सारा काम, और मैं बोल रहा हूँ अभी घबराइएगा मत, आने वाले वीडियोस में ये हर जो फेज है ना, ये अपने आप में पूरा चैप्टर है, तो उसको डिटेल में पढ़ना है आपने को। देन आफ्टर कोडिंग, तो अभी रिक्वायरमेंट एनालिसिस हो चुका है, फिजिबिलिटी भी हो चुकी है, डिजाइन पूरा बन के तैयार हो चुका है। अब कोडर का काम क्या है, जो भी डिजाइन में लिखा है, जो भी अंडरस्टैंडिंग है उसको, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं उसकी टेक्निकल लैंग्वेज में, उसके कोड में उसको ट्रांसलेट कर देना। तो ये जो काम हम करते हैं कोडिंग में, कोडिंग गोल ऑफ कोडिंग इज टू ट्रांसलेट द डिजाइन ऑफ द सिस्टम इनटू अ कोड ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हालांकि इसकी भी कुछ गाइडलाइंस है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोडिंग एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, बिकॉज ये जो टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग है, इसका मैनेजमेंट एस्पेक्ट से लेना देना नहीं है। तो समय के साथ जब हम काम करेंगे तो इसमें सीखते जाएंगे। लेकिन हाँ, आप कोड ऐसा बनाए जो कोड मेंटेनेबल हो, जो कोड रीडेबल हो, क्योंकि पूरे जीवन आप तो उसको यूज करेंगे नहीं। तो आपके बाद जब कोई और आएगा उस कोड को यूज करने के लिए, तो उसको समझ आए, वेरिएबल का नाम ABCD ना रखा हो आपने, कमेंट स्टेटमेंट यूज किए हो, तो कुछ प्रॉपर गाइडलाइंस होती है, उन गाइडलाइंस को हम फॉलो करते हैं और एक अच्छा कोड डेवलप करते हैं।
कोडिंग कर ली, क्या काम हो गया? जी नहीं, अभी सबसे एक इम्पॉर्टेंट फेज और सबसे मजेदार, सबसे ट्रिकी फेज पूरे डेवलपमेंट का बचता है, वो है टेस्टिंग। जब तक आप सॉफ्टवेयर की अच्छे से टेस्टिंग नहीं करते, हाँ, तब तक यू कांट एक्सपेक्ट कि कस्टमर सेटिस्फाई होगा, उसे क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा। अच्छा, टेस्टिंग की प्रॉब्लम क्या है? टेस्टिंग की कोई लिमिट नहीं है, कहीं ना कहीं ये जाके आपको रुकना पड़ेगा। टेस्टिंग कभी कंप्लीट नहीं होती है, लेकिन टेस्टिंग कभी अधूरी भी नहीं छोड़ सकते। तो बीच में मौका है, देखेंगे कैसे काम करेंगे। ह्यूमन एरर की वजह से कुछ फॉल्ट्स, कुछ बग्स आ जाएंगे, उनको ढूंढना टेस्टिंग कहलाता है। फिर डिबगिंग की जाती है, जब बग्स मिल जाते हैं उनको सही करना। तो इसमें बहुत टाइप्स हैं, मजा आ जाएगा। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग, बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग, बहुत सारे टाइप हैं इसके अंदर। यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, अम्ब्रेला टेस्टिंग, तो वो सब पढ़ेंगे हम आगे। देन फाइनल इम्प्लीमेंटेशन। जब टेस्ट पास हो गया, लड्डू पेड़े खाना, अभी एवरीथिंग इज डन, तो जाके इम्प्लीमेंटेशन करना है। हालांकि इम्प्लीमेंटेशन को आमतौर पे बहुत क्रिटिकल इशू नहीं माना जाता, बट कुछ केस में हो सकता है कि किस तरह का टूल कंपनी यूज कर रही है। अब मान लीजिए हमारे सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है कि उसको 1 GB का रैम चाहिए, रैम आपने अच्छा नहीं डाला, क्या हार्डवेयर एस्पेक्ट्स हैं, क्या इम्प्लीमेंटेशन करते हुए अगर कोई कॉम्प्लेक्स मशीन है तो जो उसको यूज करेगा, जो सॉफ्टवेयर को यूज करेगा, उसकी ट्रेनिंग की जानी चाहिए कि नहीं। तो ये सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनका ध्यान रखा जाता है किसमें? टेस्टिंग और इम्प्लीमेंटेशन में, जब हम जाके क्लाइंट साइड पे इसको इंस्टॉल कर रहे होते हैं। इम्प्लीमेंटेशन के बाद अगर सॉफ्टवेयर में कुछ भी चेंज आता है, दैट इज नोन एज मेंटेनेंस। वो यहाँ पर लिखा है। अब मेंटेनेंस क्यों करना पड़ेगा? इसके 3 कारण हैं। हम बोलते हैं अडेप्टिव, करेक्टिव एंड परफेक्टिव। मोटे मोटा 3 टाइप में इसको डिवाइड करते हैं। पहले बात करता हूँ करेक्टिव की। जो प्रॉमिस हमने किया था, सॉफ्टवेयर वो काम भी नहीं कर पा रहा, उसमें कुछ कीड़े हैं, कुछ गड़बड़ है, वो अच्छे से नहीं चल रहा, उसमें बग्स आ रहे हैं। अब उसको सुधारोगे तो गाली भी खाओगे और पैसा भी नहीं मिलेगा। इस काम को करने का पैसा तो पहले ले चुके हैं। तो इस तरह का जो मेंटेनेंस है वो कहलाता है करेक्टिव मेंटेनेंस। देन वी हैव इज अडेप्टिव मेंटेनेंस। अडेप्टिव मतलब आइडिया सेम है। मान लीजिए हमने वेबसाइट डेवलप की थी, प्रोडक्ट हिट हो गया, क्लाइंट बहुत खुश है, क्लाइंट कह रहा है यार ये सेम वेबसाइट का जो फंक्शनैलिटी है अभी मेरे को एंड्रॉइड पे भी चाहिए, मेरे को iOS पे भी चाहिए, फोन एप्स बना दो। तो दैट इज कॉल्ड अडेप्टिव मेंटेनेंस। सेम फंक्शनैलिटी बट इन अ न्यू एनवायरनमेंट। वो बात हो गई। एंड लास्ट वन इज परफेक्टिव। कस्टमर बहुत खुश है और अब धीरे धीरे मॉडल, अगर जो भी प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया अगर वो अच्छा कर रहा है, मार्केट में सक्सेस हो रहा है, उसमें कुछ और फंक्शनैलिटीज ऐड करनी है, उसका स्केल बढ़ाना है। वो चाहते हैं कि एक बार में 10 लाख लोग नहीं, फॉर एग्जांपल 50 लाख लोग इस ऐप को इस्तेमाल कर सके। तो वो जब स्केलिंग हम करते हैं, नई फंक्शनैलिटी, नए फीचर, कैपेबिलिटी स्केल अप करते हैं, दैट इज नॉट एज परफेक्टिव मेंटेनेंस। तो लास्ट स्टेप हमारा मेंटेनेंस का, और ये पूरी साइकिल है। और सॉफ्टवेयर मर कब जाता है इसकी यहाँ बात नहीं कर रहे, बट ऑब्वियसली एक लेवल के बाद हम, वैसे सॉफ्टवेयर आर इजी टू चेंज रिलेटिवली, हम चेंज करते जाएंगे रिलेटिव टू हार्डवेयर, क्योंकि वियर एंड टियर तो होता नहीं कि हार्डवेयर अब तो घिस गया, खराब हो गया, फेंक दो। लेकिन कोई ना कोई स्टेज आएगा, आप बोलेगा भाई अब इसको इससे ज्यादा मॉडिफाई नहीं कर सकते, दोबारा से बना लेते हैं। तो वहीं पे सॉफ्टवेयर का लॉजिकली जो है वो एंड हो जाता है। तो मेरे ख्याल से स्टार्टिंग से बात करूं तो सॉफ्टवेयर में डेवलपमेंट में क्या क्या मेजर इश्यूज हैं, हेडिंग बाय हेडिंग बात कर रहा हूं मैं, ताकि जब आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में जाके लिखें एक एक पॉइंट आपको याद रहे, है ना। एंड द सेकंड पॉइंट इज कि कौन कौन से मेजर फेजेस, स्टार्टिंग फ्रॉम फिजिबिलिटी, देन हमने रिक्वायरमेंट, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग एंड देन इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस, सारी बात कर ली है। तो आने वाले वीडियोस में और डिटेल में डिस्कशन करते रहेंगे। आप इसी तरह से साथ देते रहिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ठोक दीजिए और लाइक जरूर दबाइएगा। भगवान आप सभी को खुश रखे। जय हिंद, जय भारत।